नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षाओं में पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से रिलेटेड लगभग 10 से 12 सवाल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, 28-29 दिसंबर में भी पूछे गए हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसने करी थी? तो 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था किसने? पियाजे ने। ठीक है, अब यहाँ पर हम एरिक्सन की बात करें तो इन्होंने मनोसामाजिक के बारे में बात करी थी, स्किनर ने क्रिया प्रसूत के बारे में बात करी थी, कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बात करी थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पियाजे ने 4 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी आपको फटाफट जल्दी जल्दी बता देते हैं। 0 से लेकर के 2 वर्ष, 2 से लेकर के 7 वर्ष, 7 से लेकर के 11 वर्ष और 11 से लेकर के 15 वर्ष। इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हिंदी में इंद्रिय गामक अवस्थाएं भी कहते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल भी कहते हैं। तीसरा है आपका कंक्रीट, जिसको हम लोग मूर्त अवस्था कहते हैं। मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखती हैं उसके बाद बच्चा क्रिया करता है। और लास्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशन, जिसको हम लोग अमूर्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, औपचारिक अवस्था भी इसको कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब चलिए, पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है? तो देखिए, संवेदनात्मक गामक अवस्था जो है 0 से लेकर के 2 वर्ष, औपचारिक अवस्था जो होती है 11 से लेकर के 15 वर्ष होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मूर्त अवस्था 7 से लेकर के 11 होती है। अपूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। तो इसमें बोला जा रहा है पलटावी गुण। पलटावी मतलब पलटने वाला गुण। मैंने आपको हॉट 10 क्वेश्चंस में ऑलराउंडर सेट में भी सारी चीज़ें कराई हैं ऑलमोस्ट, बट एक निचोड़ लेकर के आया हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। इसको ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा बटन को, और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पलटावी गुण मतलब कि देखिए, इसमें तो कोई गुण होता नहीं है, बच्चे की सोचने की प्रक्रिया होती नहीं है, बौद्धिक क्षमता जो है वो होती नहीं है। ठीक है, बुद्धि का विकास हो रहा होता है। 2 से 7 वर्ष में जब बुद्धि का विकास होगा तो प्रयास एवं त्रुटि आपको पता ही है, गलतियां करेंगे बच्चे। तो बच्चे ए से लेकर के जेड तक तो सीख लेते हैं, लेकिन जब उनसे बोला जाता है ना इस अवस्था में जेड से लेकर के ए तक बोलो, तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब वो मैं भी आप लोगों को समझाने वाला हूँ कौन कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ए से जेड तक तो कर देगा, लेकिन जेड से ए नहीं कर पाता है, ये दूसरी अवस्था। उसके बाद तीसरी अवस्था में कर देता है। साफ सीधी बात है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो हो जाएगी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में वो पलटावी गुण को समझ लेता है। दूसरी बात, वो लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब कि चीज़ों में दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कम ज़्यादा में फ़र्क करना स्टार्ट कर देता है। पानी में यहाँ पर अगर 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है तो बता देगा दोनों बराबर हैं पापा। ठीक है, तो याद रखिएगा पलटावी गुण। फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा में फ़र्क, ये सारी चीज़ें बता देता है वो। ठीक है, बाकी और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन से वो डिस्कस करेंगे। एक और सवाल यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है? अब यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक देखते ही बच्चे कहाँ चले गए? पियाजे को मार करके आंसर चले आ जाएंगे। लेकिन पियाजे ने कभी संस्कृति के बारे में बात करी है? नहीं। सामाजिक और संस्कृति के बारे में बात किसने करा है? वाइगोत्स्की ने। और भाषा पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। पियाजे ने क्या करा है? पियाजे ने बुद्धि के बारे में बोला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बच्चे की बुद्धि भी डेवलप होती है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जब समाज में जाएगा तो समाज के द्वारा ही उसकी बुद्धि डेवलप होती है, उसकी भाषा डेवलप होती है, उसकी संस्कृति डेवलप होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की होगा इसका राइट आंसर। चलिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। गलत बात है। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। पशुओं पर प्रयोग करोगे और फिर बच्चों पर प्रयोग करोगे। ठीक है, पशुओं के पास दिमाग नहीं होता, ये चीज़ आपको ही पता होना चाहिए। तो उनके दिमाग को अगर आप प्रयोग करोगे तो सिंपल सी बात है, बच्चों के ऊपर हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है, ये तो वाइगोत्स्की के हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है, बच्चे जब से शैतान हैं उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना चाहिए। कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चे जब शैतानी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दंड दीजिए, उतना जितने पे बच्चे टूटे नहीं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और पुरस्कार के बारे में भी वही कहते हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो सामाजिक जहाँ पर भी देखने को मिलता है वो कौन बात करता है इस चीज़ के बारे में? वो वाइगोत्स्की बात करते हैं। सिंपल सी बात है। इतना मेहनत करके कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, इसकी PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, तो परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्व अभाव से बहुत बातूनी होते हैं।
बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद से बोलोगे तो ध्यान आकर्षित कैसे होगा, जब सामने वाले से बोलोगे तब तो उसका ध्यान आकर्षित करोगे। ठीक है, बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे स्वयं कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो देखिए, बच्चे खुद से क्यों बात करते हैं, आप भी खुद से क्यों बात करते हो कि यस मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, बोला जाता है ना शीशे के सामने जा कर के बोलो अगर कॉन्फिडेंस लो है तो इसलिए ताकि आप अपने आप को एक दिशा दिखा सको। देखिए, प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बात करने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपकी जो सोच है उसको आप रेगुलेट करना चाहते हैं, उस सोच को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अपने कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को दिखाना चाहते हैं, अपने बिहेवियर के अंदर इम्प्लीमेंट लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, एक दिशा दिखाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके हिसाब से, वाइगोत्स्की के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन में। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किसके द्वारा सीखता है भैया, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष अमूर्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 11 से लेकर के 15 की अवस्था है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, अर्जित ज्ञान उसको उतना हुआ ही नहीं है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ठीक है, निष्क्रिय गलत हो गया, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब इंद्रियों के द्वारा ही तो सीखता है 0 से 2, इसलिए तो इसको इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, बहुत ईजी प्रश्न आते हैं। इनको अगर मैं जिस अप्रोच से बता रहा हूँ उस अप्रोच से कर लोगे तो आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और 12 के 12 नंबर आपके फिक्स हैं कि इनसे रिलेटेड अगर आया तो सारे लूट लोगे आप। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। अब अमूर्त आ चुका है और तार्किक आ चुका है, मतलब कि 11 से लेकर के 15 साल की अवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो संवेदी गामक जो अवस्था है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संज्ञात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष होती है। मूर्त जो होती है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष होती है, और अमूर्त जो होती है 11 से 15। और बात किस चीज़ की जा रही है, 11 से 15 वाली। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त, अमूर्त मतलब जो चीज़ आपको नहीं दिखती है उस चीज़ के बारे में भी आप सोच लेते हो। तर्क तो वही होता है ना, बोला जाता है ना, बिना हाथ पैर का बिना सर पाँव वाला तर्क ना दो। मतलब जो चीज़ दिख ही नहीं रहा, जो चीज़ है ही नहीं, वो तर्क कैसा देना। तो दिया जा सकता है ना, 11 से 15 साल का हो गया पियाजे के हिसाब से, वो दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलिए, एक और प्रश्न है। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिनमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपने संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे किस हिसाब से आप देखेंगे। तो संवेदी मोटर अवस्था, ठीक है, संचालन पूर्व अवस्था, ये तो गलत है। साकार जो है मूर्त अवस्था है ही नहीं। तो यहाँ पर देखा गया जिनमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु। अब शिशु की एज जो होती है, शैशव काल की अगर हम बात करें तो शिशु की जो एज होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की हम बात करेंगे कि एक शिशु है जो छोटा शिशु है। ठीक है, शिशु तो और छोटे होते हैं, लगभग आप मान के चलो 1 महीने तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो आप परीक्षा में। लेकिन ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये पढ़ाया ज़रूर जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सीटेड एग्जामिनेशन को दृष्टिकोण से चीज़ों को सीखेंगे। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था का बच्चा जो होता है मोटर सेंसर में सीखने की कोशिश करता है। तो शिशु, शैशव काल, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अभी हम लोग कोहलबर्ग भी डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिए इस चीज़ का। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर लीजिएगा ताकि आने वाली जो परीक्षाओं में आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हों उसको आप फ़ायदा उठा सकें। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा मतलब कि बाउंडेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो सहयोग की सीमा निर्धारित की बात की जा रही है। तो सीमा निर्धारित नहीं होता, समय पर ZPD की बात की जा रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको ZPD बोला जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ये भी ZPD नहीं होता है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच के अंतर। ठीक है, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। चलिए, अब ये चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही हैं, अब देखो मैं ZPD आपको समझा देता हूँ। ये है एक लेवल, ये लेवल है। ठीक है, ये एक लेवल है जो आप खुद से कर लेते हो। ठीक है, आप अगर सीटेड में बैठोगे ना तो कुछ नहीं, अगर तुक्का भी मारोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी,
तो 70-75 नंबर आप लेकर के चले आओगे। लेकिन एक लेवल ये होता है, ये एक लेवल है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को करके। इस लेवल में आप, ये पहला लेवल है, लेवल 1 है ये, ठीक है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। तो लेवल 2 में आप यहाँ तक तो खुद से कर लेते हो, मतलब कोशिश करके सेल्फ स्टडी करोगे तो 80-85 नंबर तो ला दोगे। कुछ बच्चे पास भी हो जाते हैं, 90 भी लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, ये वाला। अब ये जो एरिया है ना, इसमें बिना सहायता के आप इस चीज़ को नहीं सीख सकते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको बिना सहायता के नहीं सीख सकते आप, उसको बोला जाता है ZPD, ठीक है। तो ये तो कुछ चीज़ें आपने सीख ली, पहला नंबर वाला आपको खुद से ही आता है। लेकिन एक ZPD वो होता है जिसमें आपको कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के वो चीज़ आप सीख पाते हो, ठीक है। अगर वो खुद से सीख जाओगे तो ZPD नहीं है। लेकिन अगर जहाँ भी आपने उसमें ZPD में, जैसे कि जहाँ भी आपने किसी चीज़ को सीखने में कोई सपोर्ट ले लिया, तो वो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था, समीपास्त विकास का क्षेत्र था, ZPD था, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपने मदद नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराउंडर हो। लेकिन जहाँ पर आपने थोड़ा सा मदद ले लिया, ZPD के दायरे में आ गए। अब ZPD में आपको क्या दिया जाता है, स्कैफोल्डिंग दिया जाता है, पाड़ दिया जाता है। ZPD में जो आपको सपोर्ट देता है उसको पाड़ बोला जाता है। इससे भी सवाल बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले। तो बच्चा जो है यहाँ पर है तो कुछ काम स्वतंत्र रूप से कर लेता है, ठीक है। दूसरे वाले में कुछ काम स्वतंत्र रूप से खुद आता है, और तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, और कुछ सहायता के साथ, टीचर की सहायता जैसे कि पाड़ के साथ कार्य करना, ये जो आपका क्षेत्र है इसको बोला जाता है ZPD। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के पास पेशेंस नहीं होता, वो चले जाते हैं, यार छोड़ो ना, बट कोई बात नहीं, उनका फ्यूचर है भाई, उनको अपने फ्यूचर का हक है फैसले लेने का। आप अगर वाकई में पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको इन सब चीज़ों को देखने में। बाकी अभी पूरा वीडियो देखिए आप। पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के साथ व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, और शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर व्यवहार का अवलोकन की बात की जा रही है, तो व्यवहार का अवलोकन नहीं, ये व्यवहारवादी थे नहीं कि व्यवहार के अवलोकन की बात करेंगे कि एक बच्चे के अंदर क्या व्यवहार चल रहा है, क्या बदलाव है, इस चीज़ के बारे में इन्होंने कभी बात ही नहीं करी। ईश्वरीय न्याय पर इनका भरोसा है ही नहीं, पेपर के दृष्टिकोण से देखा जाए वैसे होगा तो उनका पर्सनल है। ईश्वर और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये कोहलबर्ग बात करते हैं इस चीज़ के बारे में कि माता पिता जो हैं, शिक्षक जो हैं, पुरस्कार देंगे तो बच्चा सीखेगा, दंड देंगे तो बच्चा सीखेगा, तो पुनर्बलन है। दंड जो है नकारात्मक पुनर्बलन है, पुरस्कार जो है सकारात्मक पुनर्बलन है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो यही सही होना चाहिए कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पर्यावरण से तो रिलेटेड है वाइगोत्स्की, लेकिन दोस्त यहाँ पर देखो खोजबीन से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें की गई है। और खोजबीन के लिए क्या करेंगे आप, आपका दिमाग लगेगा ना, बुद्धि लगेगा ना, तर्क लगेगा ना, तो याद रखिएगा तर्क लगता है यहाँ पर, तो खोजबीन याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। जितने डीप में चीज़ें समझा रहा हूँ, इतने कम समय में, इतने कम मतलब समय में आपको इतने नंबर पक्के कराऊंगा, आप भी कहोगे सर मज़ा आ गया, और मज़ा आ भी रहा होगा आपको। एक और अच्छा प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा वो होता है जो आपके दिमाग में फिट है, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम बता दिया, ये क्या है, स्कीमा है, ठीक है। निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, ठीक है। नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन, ठीक है, पुरानी योजनाओं में संशोधन, इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन, अनुकूलन, सामीकरण, संशोधन, समावेशन, समायोजन, समायोजन, अनुकूलन। तो अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है, नवीन जानकारियों में नवीन जानकारी में संशोधन, तो नवीन जानकारी में संशोधन की बात की जा रही है, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर पुरानी जानकारी में पुरानी योजनाओं में संशोधन। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी पुरानी योजनाओं में संशोधन होगा, ठीक है, पुरानी योजनाओं में संशोधन होगा तो उसको बोलते हैं हम समायोजन, ठीक है। और कहीं समायोजन है ही नहीं लास्ट सेकंड नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा।
अब देखिए, नई जानकारी में, नवीन जानकारी में संशोधन अगर आप करते हो, ठीक है, तो उसको समावेशन कहा जाता है, ठीक है। और पुरानी जानकारी में अगर संशोधन करते हो तो उसको समायोजन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम है और आपका नाम मान के चलो रवि आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम रवि है। अब इसमें संशोधन करना है, अब आपके नाम में, पापा के नाम में गलती हो गई, अब आपके पापा के नाम की गलती को सुधारना है, तो जो नाम में संशोधन होगा, पुराना नाम जो 10वीं क्लास से चलता आ रहा है और दिक्कत दे रहा है, तो उसको संशोधित कराना, वो क्या कहा जाएगा, समायोजन, ठीक है। लेकिन आपका नाम रखा गया रवि और फिर 2-3 साल बाद पापा ने बोला कि 2-3 महीने बाद कि नहीं, रवि अच्छा नहीं लग रहा है, इसका नाम होना चाहिए कृष्ण, ठीक है। तो अब जो आपकी नवीन नाम रखा गया था, नया नाम रखा गया था, उसी में संशोधन कर दिया गया, उसको समावेशन कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, नवीन जानकारी में संशोधन तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित क्या होता है, समावेशन और समायोजन, ठीक है। तो नवीन जानकारी में संशोधन, समावेशन, अगर समावेशन नहीं है तो समायोजन आंसर करेंगे, और पुरानी योजनाओं में संशोधन करेंगे तो समायोजन। और एक होता है, आप कोई चीज़ आपके पास है और किसी दूसरी चीज़ को नई लेकर के आना, ठीक है, नई दूसरी चीज़ लेकर के आना, कोई नई नई जानकारी लेकर के आना और नई जानकारियों को जोड़ना। तो नई जानकारी को अगर जोड़ते हो उसको हम आत्मसातकरण कहते हैं। तो जहाँ पर भी जोड़ने वाली बात आ जाएगी उसको याद रखिएगा आत्मसातकरण, जहाँ पर हम संशोधन की बात करेंगे वहाँ पर समायोजन। चलिए, कोहल वर्ग से एक सवाल आया आपके सामने कि लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन, ठीक है, दंड उन्मुखीकरण, ठीक है, व्यक्तिगत और विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत। चलिए, इसके बारे में बताएंगे अब क्या हो सकता है यहाँ पर। तो देखिए, व्यक्तिता, विनिमय, अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, आज्ञा पालन, दंड उन्मुखीकरण, ये बिल्कुल सही बात है। आज्ञा पालन यहाँ पर सीखते हैं प्राथमिक चरण में जो बच्चे होते हैं प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है। व्यक्तिता और विनिमय, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी कोहल वर्गी के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से। अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध यहाँ पर ये भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सामाजिक अनुबंध की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक अनुबंध ये तो बाइगोत्स्की से रिलेटेड है, तो ये होगा नहीं, ये होगा। तो जहाँ पर फोर्थ है वो गलत हो जाएगा, फोर्थ गलत हो गया। जहाँ पर 1 नहीं है वो गलत हो जाएगा, जहाँ पर 1 नहीं है गलत हो जाएगा। तीसरा और दूसरा, ठीक है, इसमें से एक होगा। तो व्यक्तिगता और विनिमय एक्सचेंज की बात की जा रही है, नैतिकता में भाव एक्सचेंज करा जाता है, ठीक है, एक्सचेंज विनिमय। व्यक्तिगत मतलब कि इंडिविजुअल की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। देखिए, अच्छे अंतः, अच्छे आ गया यहाँ पर यार दोस्त, निगेटिव, क्योंकि अच्छे की बात करेंगे तो अच्छे अंतः व्यक्तिक मतलब कि आप समझ लीजिए दूसरे की बातों को समझना। अंतः मतलब क्या होता है, दूसरे को, ठीक है। तो दूसरे के संबंध को लेकर के ये निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। व्यक्तिकता और विनिमय, एक्सचेंज करते हैं बच्चे, इंडिविजुअल एक्सचेंजेस होते हैं प्राइमरी स्कूलों में जो होता है, इंडिविजुअल एक्सचेंजेस होते हैं। जैसे मैंने उसका रबड़ ले लिया, मैंने उसको पेंसिल दे दिया, इस तरीके से एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये नैतिकता को दर्शाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, 1 और 2, ठीक है। ये अच्छे जो हैं ये निगेटिव है। अच्छा व्यक्ति, यार प्राइमरी के बच्चे के पास इतना अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध नहीं हो सकते। चलिए, एक प्रश्न और है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। कहने का टिट फॉर टैट की बात अगर की जाएगी, टिट फॉर टैट, ठीक है, तो ये बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो ये देखा जाए तो प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए ये चीज़ें हैं, प्राइमरी लेवल के जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए है। तो सामाजिक जो अनुबंध अभिमुखी है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का जो है ये आपका इम्प्रेस करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। ये लेवल 2 की तीसरी अवस्था है। लेकिन यहाँ पर आप मेरे लिए यह करें, मैं आपके लिए करूँगा, ये लेवल 1 की दूसरी अवस्था है, ठीक है। ये अवस्थाएं मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, आपने वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा। लेवल 3 होते हैं। लेवल पहले के 2 अवस्था होती है, जिसमें पहले में क्या होता है दंड और पुरस्कार, और दूसरे में क्या होता है टिट फॉर टैट। आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपके लिए ये करूँगा, आप मुझे पैसे दो तो मैं आपके जूते निकाल दूंगा पापा, ठीक है। तो इस तरीके की बात होती है, ठीक है। आप मुझे पैसे दो तो मैं ये कर दूंगा, मैं पढ़ूंगा, मुझे चॉकलेट ला के दो, मैं कार्टून नहीं देखूंगा। तो ये जैसा आप करेंगे वैसा वो करेगा, ठीक है। तो ये सामाजिक अनुबंध हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चा बच्चा जानता है नैतिक तर्कणा बार बार पूछा गया प्रश्न है, हर बार एक बारी प्रश्न पूछा जाता है नैतिक तर्कणा। अब बच्चे नैतिक दुविधा लगा करके चले आते हैं। तो देखिए सही और गलत के बीच में निर्णय लेना नैतिक तर्कणा, सोचोगे ना कि क्या होना है तो तर्क लेना आपके लिए है। तो यहाँ पर चिंतन प्रक्रिया की बात की गई है, तो दुविधा तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। चिंतन प्रक्रिया तर्कणा मतलब कि रीजनिंग, सोच की बात की जा रही है, थॉट्स की बात की जा रही है। तो ये राइट आंसर है, इसको गलत मत करना, बार बार पूछा जाता है यार। वीडियो से मज़ा आ रहा होगा आई होप, और अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, उससे नैतिकता आ जाएंगी क्या? नहीं आएगी। शिक्षक के आदर्श के रूप में व्यवहार करना, उसका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो यार देखो ये तो धार्मिक पुस्तकें गलत हो गया। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, शिक्षा पर मूल्यांकन करने के लिए बच्चों में नैतिकता नहीं, शिक्षा पर मूल्यांकन करने से नैतिकता का महत्व है नहीं। प्रातःकालीन उपदेश देना तो नेगेटिव हो गया। तो शिक्षक के आदर्श रूप में व्यवहार करना, तो बिल्कुल फैक्ट है, अगर शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चे वहाँ से नैतिकता सीखेंगे, ये फैक्ट वाली बात है। तो ये वाला राइट आंसर होगा दोस्त। और ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन के आंसर लेकर के बैठता हूँ, ऐसा नहीं, मैं क्वेश्चन आपके साथ ही डिस्कस करता हूँ और इसी में मज़ा आता है दोस्त। जैसे आप डिस्कस करते हो ना क्वेश्चन, जैसे आप पढ़ते हो क्वेश्चंस को, आप दिमाग लगाते हो, वैसे ही मैं भी क्वेश्चंस को पढ़ करके दिमाग लगाता हूँ, ताकि एज ए फीलिंग आए कि हाँ वाकई में बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्न में से, और मुझे इस तरीके से पता होगा कि हाँ इसमें दिमाग कैसे लगाना है, और वो अप्रोच आप सीखोगे कि हाँ इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, आना तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि आंसर सबको पता। क्वेश्चन आता है, सब कुछ आता है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन को जब देखोगे तो क्वेश्चन में से पकड़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण, अनुभव, बौद्धिक संतुलीकरण। चलिए बताइएगा इसमें। तो पियाजे के अनुसार क्या नहीं है? सामाजिक संचरण। सामाजिक किससे रिलेटेड है? बाइगोत्स्की से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे संतुलीकरण, यार संतुलीकरण यही तो है कि नई चीज़ जानते हो, पुरानी चीज़ जानते हो, नई चीज़ आपने देख ली, अब परेशान हो गए। आपने ये देखा कि जो गोल चीज़ है वो आपको क्या चीज़ है, जैसे कि मान के चलिए गोल चीज़ आपने सेब देखा, पापा ने सेब खा लिया। और फिर आपने गोल एक बॉल देखा, और बॉल देखा तो पापा को बोला पापा लोग खाओ, तो पापा ने कहा बेटा ये बॉल है, ये खाई नहीं जाती। तो बच्चा कंफ्यूज, अच्छा बॉल है खाई नहीं जाती, क्यों? क्योंकि बॉल तो खेलने की चीज़ है ना बेटे, बैट ला देता हूँ, बैट बॉल खेलते हैं अपन लोग, क्या दिक्कत है? तो फिर बच्चा भी खुश कि चलो खेलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज था कि बॉल खाते नहीं, ये बॉल है, बॉल नहीं खाते हैं, सेब खा लेते हैं, जबकि दोनों गोल है। तो इस बीच में कंफ्यूज था। अब कंफ्यूजन को हटाने के लिए जो चीज़ें उसको बताई गई उसको संतुलित करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, संतुलीकरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये भी किससे संबंधित है? पियाजे साहब से संबंधित है। ठीक है, जैसे समायोजन है, ये सारी चीज़ें क्या है? संतुलीकरण का एक पार्ट है। ठीक है, अनुभव बौद्धिक से रिलेटेड है ही पियाजे साहब आपके। चलिए एक है जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेना है। तो याद रखिएगा ये वाला जो अवस्था है दोस्त, वो है ऑप्शन नंबर 3। इस चीज़ को याद रखिएगा। रीजन क्या है? ये जो आप लेवल की बात करेंगे ना, ये लेवल की बात अगर करेंगे तो लेवल जो है आपकी तीन होती हैं। ये है 1, ये है 2, ये है लेवल 3। तो अब देखिए लेवल 1 में क्या होता है, एक बार और बता देता हूँ मैं। लेवल 1 में पुरस्कार और पनिशमेंट मिलता है। दूसरे लेवल 1 के पहले पार्ट में स्टेज में, दूसरे स्टेज में अगर हम बात करेंगे तो दूसरे स्टेज में क्या होगा? यहाँ पर आपको टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा? इम्प्रेस करने वाली बात हो जाती है पहले वाले में, और दूसरे वाले में बात हो जाती है सोसाइटी के रूल को मानना। फिर इसमें तीसरे वाले में क्या होती है? सोसाइटी के रूल को तभी तक मानना जब तक इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि एम्बुलेंस जा रही है और रेड लाइट है, मानना है, लेकिन जब इमरजेंसी है तो नहीं मानना। और चौथा जो है, जो सबसे आखिरी है, वो ये कहता है कि अपने आप को बिल्कुल देश के लिए समर्पित कर देना, लोगों के हिसाब से जीना, अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की जान को बचाना। तो यहाँ पर साफ साफ यही तो लिखा है, निम्न में अवस्था में लोगों की आशा और इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही गलत का निर्णय लेना। जैसे कि स्कूल में बम है, अब बम को डिफ्यूज़ करने के लिए कोई जान नहीं रहा कि मेरी जान जा सकती है, तो उसमें से कोई आप ही जैसा एक बच्चा उठा और बोला कि सर मैं जाऊँगा, मैं बम को उठा करके लाऊंगा, भले मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। तो आप 6 लेवल पे हो।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और ये पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है, तो याद रखिए ये कौन सी अवस्था में है, ये तीसरी अवस्था में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कई बारी अस्तर को, कई बारी 3 अस्तर 6 अवस्था बोल देता है, कई बारी 3 अवस्था 6 अस्तर बोल देगा, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। 3 का 6 याद रखिएगा आप लोग। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है? तो पूर्व परंपरागत, बच्चा बच्चा जानता है पूर्व परंपरागत। अब आप कहेंगे सर आप तो एज तो बताओ, तो चलो एज भी देख लो। ये 7 वर्ष तक होता है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल तक की बात करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर परंपरागत स्तर होता है जो एडोलसेंस तक होता है, 11 वर्ष तक होता है। फिर उसके बाद उत्तर परंपरागत 11 वर्ष से ऊपर के लिए होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो 7 वर्ष तक के लिए होता है, पहली अवस्था दंड और पुरस्कार वाली। फिर आप देखोगे यहाँ पर ट्रैफिक रूल वाला जो है एडोलसेंस होता है 11 वर्ष तक का। 11 वर्ष से ऊपर जो होता है ये आपको देखने को मिलता है ट्रैफिक रूल को हम तोड़ेंगे, नियमों को तोड़ेंगे। मम्मी बोलेंगी आटा पिसवा करके लाओ तो बच्चा जाएगा, लेकिन अगर उसके दोस्त का बर्थडे है, पार्टी है, कहीं मोमोज़ खाने जाने हैं, समोसे खाने जाने हैं, तो बच्चे को पता है कि अब आटा पिसवाने में टाइम लगेगा, तो मम्मी को बोलेगा मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा मोमोज़ खाने, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी कि बच्चे तभी तक करते हैं जब तक उनको लगता है, जब तक नहीं लगता है वो नहीं करते हैं, ये आखिरी स्टेज में हो। और सबसे आखिरी जो यूनिवर्सल स्टेजेस हैं उसमें तो बच्चा सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। और ये पूर्व संक्रियात्मक जो है ये आपका कोहल वर्ग तो है ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। पियाजे के विकास के अवस्थाओं में संवेदीगामक अवस्था समायोजित करता है, तो क्या चीज़? अनुकरण, बिल्कुल ठीक है। बच्चे नकल करके सीखते हैं। स्मृति, मानसिक प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल दिमाग को दिखाते हैं, मानसिक जो क्षमताएं हैं वो दिखाते हैं, दिखता भी है उनके दिमाग से, ठीक है। आप जहाँ जाओगे उनकी आंखें वैसे वैसे जाएंगी, जहाँ आप जाओगे उनकी आंखें भले हिल नहीं सकते लेकिन आपकी आंखों से आंखें मिलाएंगे ज़रूर, ठीक है। विकल्पों की व्याख्या विश्लेषण, 2 वर्ष का बच्चा जो है व्याख्या और विश्लेषण नहीं कर सकता, ना ही समस्या का समाधान कर सकता। और सामाजिक मुद्दे से तो वो एक कमरे में बंद है, एक झूले में झूल रहा है, तो उससे उसको कोई मतलब है नहीं। कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किस शोध के लिए? तो नैतिकता से रिलेटेड है। कोहल वर्ग संज्ञान से रिलेटेड है आपके। अगर हम बुद्धि से संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो पियाजे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक प्रश्न है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है किसी कार्य के भौतिक परिणाम अच्छाई या बुराई के निर्धारित करते हुए। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले हुए कुछ लाभ लेना, लाभ वगैरह वाले गलत हो जाते हैं। लाभ के बारे में तो कहीं बात ही नहीं है नैतिकता में। सही कार्य वह है जो उसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार में प्रभावित करता है, व्यवहार में प्रभावित करता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेजेस होते हैं, पहला 7 वर्ष तक का होता है, फिर 11 वर्ष तक का होता है, फिर आपका 11 वर्ष से ऊपर तक का होता है, ठीक है। तो पहला 7 वर्ष तक का होता है, फिर उसके बीच में जो 11 वर्ष, तो 7 वर्ष में आपने देखा था क्या चीज़? पुरस्कार और पनिशमेंट, टिट फॉर टैट, पीपी और टीटी। अब 7 से ऊपर जब जाएगा ना तो 7 8 तक जाएगा, तो वहाँ पर आप देखोगे 9 तक भी जाएगा, 7 8 9 तक जाएगा, तो वो क्या करता है? वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है माता पिता को। तो भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तो याद रखिएगा गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्थिति जो होती है यहीं पर होती है, आपके 9 वर्ष वाली अवस्था होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उससे ऊपर की जो अवस्था होती है वो रूल्स को मानना, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा ये इंपॉर्टेंट है। अच्छाई और बुराई पर निर्भर करते हैं, निर्धारित होते हैं भौतिक परिणाम जो होते हैं, रिजल्ट्स जो होते हैं किसी भी कार्य के। जैसे कि मान के चलो कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो परिणाम आप उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। जैसे आपका सीटेट का रिजल्ट अच्छा गया तो आपकी अच्छाई दिख जाएगी कि हाँ पढ़ाई करते थे रात को। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पता चलेगा कि आप पढ़ाई नहीं करते थे रात को, फ़ोन पे कुछ और करते थे, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, फ्रॉइड, पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। पियाजे ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, ठीक है। शैशव अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। बिल्कुल, अब देखिए वातावरण से रिलेटेड है वाइगोत्स्की, इसको तो गोली मारो। शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावशाली होते हैं, ऐसा नहीं है। वाइगोत्स्की तो ये कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, लड्डू जितना बड़ा होगा उसका दिमाग भी उतना ही बड़ा होता जाएगा, उसके सोचने समझने की क्षमता जो है उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो छोटा बच्चा जो है ये इसके कंपैरिजन में बहुत कम जानता है, तो इसका दिमाग ज़्यादा प्रभावशाली है, इसका कम, तो ये तो गलत हो गया ना।
छोटा बच्चे का दिमाग इतना थोड़ी प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में। विभिन्न अवस्थाओं में लड्डू जब बड़ा हो रहा है तो इसकी जो संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास जो है वो बढ़ती जाएगी, बदलती जाएगी, ये चीज़ के बारे में इन्होंने कहा है। इतना निचोड़ करके क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस को भी निचोड़ रहे हैं ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएं और परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करें, यही मेरी कोशिश है और मेरी शुभकामनाएं भी आप करोगे ज़रूर। ठीक है, चलिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। अब यहाँ पर बात की जा रही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कहने का मतलब है 0 से 2 वर्ष इंद्रियगामक, 2 से लेकर के 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, अब 7 से लेकर के 11 वर्ष जो होता है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त मतलब जो चीज़ें आपको दिखती हैं। अब यहाँ पर मूर्त की बात की गई है तो हम लोग 11 से लेकर के 15 पर नहीं जाएंगे। अब हमने इसमें तो सोचने समझने की क्षमता है ही नहीं। 2 से 7 वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो 2 से 7 वर्ष में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो ए से लेकर के जेड तक बोल देगा लेकिन जेड से लेकर के ए तक की नहीं आएगा। ठीक है, नहीं बोल पाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर, कम ज़्यादा में फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सी ऐसी अवस्था है जो नहीं होती है। मतलब कि इसमें 3 ऑप्शन जो होंगे मूर्त वाले होंगे, एक ऑप्शन जो होगा वो आपका बाकी का होगा। तो विचारों की विलोमीयता, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए से लेकर के जेड तक बच्चा बोल तो देगा और जेड से लेकर ए मतलब कि विलोम कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मानसिक द्वंद्व नहीं होता दोस्त। यहाँ पर मानसिक द्वंद्व पता है कब होता है? 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में, जब उनसे पूछा जाएगा किसी चीज़ के बारे में तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। ठीक है, तो मानसिक द्वंद्व तो 2 से 7 वर्ष में होता है। संरक्षण की बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कम ज़्यादा में फ़र्क की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वाला बच्चा जो है कम ज़्यादा में फ़र्क बताता है। मैंने बोला ना, जो चीज़ें मैंने आपको डिज़ाइन करी है, जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से आप चीज़ें समझ जाओगे। 7 से 11 के बारे में वो कम ज़्यादा में फ़र्क समझ जाता है। क्रमबद्धता के बारे में, जैसे कि छोटा बड़ा फिर बड़ा, इस चीज़ के बारे में समझ जाता है और क्रम से लगाना सीख जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि ए सी ई डी जी, इसको बोला जाएगा कि आप इसको अरेंज में लगाओ तो वो क्या लगाएगा, ए सी डी ई जी। ठीक है, तो वो क्रम में लगाना सीख जाता है। तो ये 7 से 11 वाला बच्चा जो होता है ये क्रम में लगाना सीख जाता है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मज़ेदार सेशन है, मज़ा भी आ रहा होगा तो लाइक ठोकिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट करती है कि बच्चे जो है अहम केंद्रित होते हैं। तो सिंपल सी बात है, वाइगोत्स्की इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, खुद से बात करते हैं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? तो वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास एवं अधिगम की बात की जा रही है। तो विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ये राइट आंसर है, बार बार पूछा जाता है और बच्चे इस चीज़ को गलत करके आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अधिगम विकास समानांतर प्रक्रिया नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। विकास प्रक्रिया पीछे हो जाती है अधिगम प्रक्रिया से, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में हम कभी और चैप्टर में, किसी और चैप्टर में हम लोग ऑलराउंडर सेट में देखेंगे विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे कैसे रह जाती है। उस चीज़ का थोड़ा सा अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है, तो वो अगले किसी वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो याद रखिएगा, सामाजिक की बात की जाएगी, समाज की बात की जाएगी, और जहाँ पर भी वाइगोत्स्की आ जाएंगे और सहयोग आ जाएगा, दोनों का अटूट रिश्ता है, टूटने वाला नहीं है, 7 जन्मों तक सहयोगी प्रोजेक्ट जो होगा आपका राइट आंसर होगा। मानकीकृत परीक्षण के बारे में बात नहीं करेंगे। तथ्यों के आधार पर स्मरण तो निगेटिव हो ही जाता है। बहुविकल्पीय और वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न जो होंगे ये गलत हो गए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टि
करण से तात्पर्य है? तो पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान, चिंतन के नए तरीकों का समावेश, पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार किए गए व्यवहार। देखिए कितना बढ़िया है, चिंतन के नए तरीकों का समावेश। तो समावेशन, समायोजन, ये सारी चीज़ें, वातावरण की बात तो करते ही नहीं है पियाजे, ठीक है। पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच समवस्थ अवस्था होना, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच में अगर बात करें तो समाविष्टीकरण से तात्पर्य ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान व संज्ञानात्मक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न में व्यवस्था, ऐसा नहीं है, सार्थक पैटर्न की बात नहीं करते हैं। ये जो बात करते हैं उस चीज़ को देखते हैं पहले। चिंतन के नए तरीके का समावेश, पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार। तो कहने का मतलब है कि नए तरीके का समावेश हुआ। अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में देखा, पूर्ववर्ती विद्यमान मतलब पहले से कोई चीज़ विद्यमान है उसकी संरचना में सुधार करना, यही कहलाता है समाविष्टीकरण, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पुरानी संरचनाएं जो है उसमें सुधार करना, उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है समाविष्टीकरण के अंतर्गत आती हैं। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ऑप्शन नंबर 2 ही होगा राइट आंसर करने के लिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो वाइगोत्स्की हैं, और जहाँ पर समाज है, अटूट रिश्ता है, टूटने वाला नहीं, ऑप्शन नंबर 2। वाइगोत्स्की तथा पियाजे परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, तो क्या है? तो ये बहुत ही आप देखोगे आसान चीज़ है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। उनके भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा पहले सीखा जाता है और चिंतन बाद में होता है, क्योंकि भाषा आप जाकर के समाज में सीखते हो और सीखने के बाद आपको पता चलता है कि भाई अब मुझे कैसे कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे नौकरी मिलेगी, चाकरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें, भाषा पहले उसके बाद चिंतन। और 3 साल की अवस्था में आते आते भाषा और चिंतन एक दूसरे को जो आपका लैंग्वेज है और थिंकिंग है एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, बिना सोचे बोलोगे, जैसे कोई चीज़ हुआ उसके बाद तुरंत आप जवाब दे दोगे। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले चिंतन होगा, पहले दिमाग बढ़ेगा बच्चे का, उसके बाद बच्चा भाषा सीखेगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस करा। इसमें बहुत द्वंद्व रहता है वाइगोत्स्की और पियाजे में। तो वाइगोत्स्की पहले भाषा फिर बाद में चिंतन, और पियाजे जो है पहले चिंतन और फिर भाषा। तो आसान है, बुद्धि के बारे में बात करते हैं पियाजे तो बुद्धि से रिलेटेड कर लेंगे हम चिंतन, और समाज के बारे में बात करते हैं वाइगोत्स्की तो पहले भाषा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बस मेहनत करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए, इससे बाहर परीक्षा में कुछ भी पूछा जाता नहीं है। बाकी वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग से रिलेटेड लगभग 10 से 12 प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं। सीडीपी में भी पूछे जाते हैं, ईवीएस में भी पूछ दिए जाते हैं, हिंदी भाषा में भी पूछ दिए जाते हैं। अब जैसे ये रिलेशन जो है ये क्वेश्चन आएगा आपका हिंदी भाषा में, ठीक है। संस्कृत में भी सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश में भी सवाल घुमा करके पूछ दिया जाता है बस, ठीक है। उन्होंने संस्कृत में कुछ नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन बनाना है ना, उन्होंने तो सीडीपी में भी कुछ नहीं बोला है, ना ही ईवीएस में, बट उनकी जो थ्योरी है वो पूछा जाता है बच्चों के साइकोलॉजी को लेकर के कि बच्चों जानते कितने हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।